नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, या तो एनालिसिस वाला, या तो प्रैक्टिस सेट वाला, या फिर कोई टॉपिक बैच, आशा करते हैं कि आप अच्छे से देख समझ लिए होंगे और पीडीएफ से रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। हमारे वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न होती है उसके नीचे ही आपको उसका डिस्कशन मिल जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इससे क्या होती है, अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाती है, साथ ही साथ है ना, प्रश्नों को याद रखने में आपको काफ़ी सहूलियत भी होती है। और इसकी फ़ायदा की बात करें तो अगर आप टेस्ट वगैरह अटेंड कर रहे होंगे तो इसकी फ़ायदा आप खुद ही समझ रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी निर्धारित की गई है। देखिए, अटल पेंशन स्कीम APY, अटल पेंशन योजना, इसके तहत जो न्यूनतम पेंशन की राशि फिक्स की गई है ये 1,000 रुपया है। इनकी पेंशन की स्लैब जो बनाई गई है 1,000 से 5,000 रुपये के बीच में जो है बनाई गई है। चूंकि यहाँ पे आपको मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम आपका 1,000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन स्कीम से एक प्रश्न पूछी जाती है कि इसमें लाभार्थी का जो है उम्र सीमा क्या होना चाहिए, है ना। तो इसमें उम्र सीमा जो है दोस्तों 18 से 40 वर्ष अगर है तो इस स्कीम का लाभ ले सकता है इंसान, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये किसके अंदर रह के काम कर रही है, कौन ऑपरेट कर रहा है इसे, तो इसे ऑपरेट करने वाली जो बॉडी है ये है PFRDA। कौन है? PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, PFRDA। दोस्तों, कई बार क्या होती है, आप पैन कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अगर गूगल पे भी आप सर्च मारोगे तो CRA आता है। इसका भी फुल फॉर्म आपको जरूरी है, क्योंकि देखिए NSDL जो है इसकी फुल फॉर्म बिहार दरोगा यानी बिहार SI ने पूछ लिया था। ये NSDL क्या होता है इसे पहले समझिए। ये NSDL क्या होता है, जब आप जॉब में आ जाओगे ना, जब आप जॉब में आ जाओगे, ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब वाले ही NPS अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप NPS अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन इंडिया में भाई इनकी प्रचलन जो है सरकारी जॉब से ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2004 के बाद जो है ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो है बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, और इसके जगह पे जो है NPS को लाया गया है ना, न्यू पेंशन स्कीम, है ना। तो इसकी विरोध भी अभी हो रही है। हम लोग खुदे चाह रहे हैं कि हट जाए, OPS आ जाए, है ना, क्योंकि भाई इसमें जो है आगे आपका जो है पेंशन फिक्स नहीं है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन OPS में क्या था कि अगर मान लीजिए आप लास्ट में 40,000 बेसिक पेमेंट पे रिटायर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 20,000, आधा तो आपको मिलता था पर महीना पेंशन के रूप में। तो ये फिक्स था, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है। बहरहाल ये तो अंदर की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि NSDL का फुल फॉर्म पूछा था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। NPS क्या होता है आप समझ गए, है ना। इसमें आप प्राइवेट आदमी भी खाता खुला सकते हैं और सरकारी कर्मचारी, आजकल इंडिया में कहीं भी आप जॉब पे जाओगे तो NPS वाली अकाउंट जो है आपको एक बनेगी, ठीक है। PFRD का फुल फॉर्म जान लीजिए। अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बता दिया 1,000, इसकी स्लैब 1,000 से 5,000 है। इसमें उम्र सीमा कितनी होना चाहिए, 18 से 40 होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, प्रधान अटल पेंशन योजना की, तो 2015 में की गई थी। और कुछ संबंधित योजना जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, है ना, उज्ज्वला योजना 2015 में, उजाला 2016 में, माफ कीजिएगा, उज्ज्वला 2016 में, उजाला योजना 2015 में, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा उड़ान योजना 2016 में चर्चा की गई, 2017 में लॉन्च हुआ। इसके अलावा बहुत सारे योजना हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कब चालू हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में हुआ था, नमामि गंगा स्कीम 2014 में हुआ था, है ना। तो ये सब कुछ इसबिया भी आपको जो है लेके जाना है पॉकेट के अंदर एग्जाम हॉल में, ठीक है, काम आ जाएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है SCO जो संघाई सहयोग संगठन है। मैं इस पे विशेष बल डाल रहा हूं क्योंकि इंडिया में जो है इसके 3 या 4 तरीके के अलग अलग बैठक संपन्न कराए गए हाल फिलहाल में, और कुछ कराए जाएंगे।
तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएगी। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बैठक मार्च 2023 में उनके पहले किस सांस्कृतिक राजधानी में हुई थी? अगर आप ये जानते हो कि भाई एससीओ के पहले सांस्कृतिक राजधानी कौन सा बनाया गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यूं ही दे दोगे। तो इनकी जो पहली सांस्कृतिक राजधानी है ये आपको बनारस काशी को बनाया गया है, बाबा विश्वनाथ की नगरी को बनाया गया है। तो यहीं पे मार्च में जो है इनकी एक बैठक हुई। देखिए इनके कई सारे बैठक हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि बैठक पूछा एससीओ को और आपने बनारस लगा दिया, तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो भैया ये थे आपके बनारस में बैठक एक हो गई। एक बैठक सबसे पहले इसकी स्थापना की बात आ जाती है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 2001 में हुआ था एससीओ का, और एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग के अंदर है। ये दोनों तो मतलब स्टैटिक्स फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये करंट वाली बात है, तो एक तो बैठक काशी में हुआ है बनारस के अंदर, है ना। एक बैठक इनके विदेश मंत्रियों का हुआ है जो आपके गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। एक बैठक इनको विरासत के लेकर के हुआ है जो नई दिल्ली में हुआ है ना। तो ये दोनों तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। सीधे सीधे बैठक बोलेंगे, है ना, तो पर्यटन से संबंधित कोई बैठक बोलेंगे तो आप जो है बनारस को ले जाएंगे। इनके विदेश मंत्रियों से संबंधित बैठक कहेगा तो गोवा के अंदर होगा, और इनके विरासत वाली लफ्ज अगर क्वेश्चन में आ जाए और तब बैठक की बात हो तो नई दिल्ली में होगी। तो ऐसे आप एक एक क्लू पकड़ लीजिए कि कब क्या पूछेगा तो कब जवाब देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी की बात आई एससीओ की। हमारे देश में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी शामिल किया गया है। ये किया गया है जो दुर्गा पूजा होती है ना, कोलकाता का दुर्गा पूजा जो है, इनको सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को के अंदर इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहीं पर याद आ गया तो बता दिए। ये यूनेस्को की बात है भैया, ये एससीओ की बात थी, है ना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है, तो बीजिंग ही नहीं ले जाना। ठीक है, इसके अलावा देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भैया देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है 11 नेशनल पार्क ये आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, अगर देश में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो फिर अंडमान निकोबार आंसर करके आना है। यहाँ पे मैंने एक दिन बताया था कि नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, इन थोड़ा तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। टाइगर रिजर्व कहने का मतलब है टाइगर के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है उस नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क इनको एक सर्टिफिकेट मिलती है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेशनल पार्क से थोड़ा कम दर्जे का है। तो इन तीनों अलग अलग चीज है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए, है ना। तो जिनको स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि देश में सबसे अधिक जो है नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। 11 नेशनल पार्क, सबसे अधिक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में हो जाएगी। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। आपके सामने एक नक्शा आ रहा है, देख लीजिए कि किस राज्य में कितने जो है नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे जो ये काला वाला पोर्शन, ये वाला जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे 11 नेशनल पार्क हैं, है ना, जो सबसे अधिक नेशनल पार्क भी हैं इंडिया के अंदर, एमपी में। ठीक है, दूसरा स्थान आपका यहाँ पे आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, दूसरा स्थान यहाँ पे आ जाता है जो असम के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा सब में 4, 5, 6 भी है, 2 भी है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एमपी के अंदर है, 11 नेशनल पार्क है। यहाँ पे लिखा भी है मैक्सिमम 11 इन मध्य प्रदेश, है ना। चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश में जो फेमस है, जैसे संजय नेशनल पार्क, ये काफी बार पूछा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। एक लड़की ने कमेंट किया है, उर्वशी नाम है शायद, है ना, कि भाई संजय गांधी नेशनल पार्क शायद पूछी है ना, संजय गांधी, मैंने बताया है शायद इनको। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ना दादा, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है, और खाली संजय कहेगा तब एमपी के अंदर है। ठीक है, तो संजय गांधी महाराष्ट्र में है और खाली संजय कहेगा तब एमपी में। ठीक है, गांधी शब्द लगाने में ही फर्क है ना। इसी प्रकार से महात्मा गांधी नेशनल पार्क, एमके गांधी नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देश में सबसे बड़े नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से हेमिस है जो लद्दाख में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देश में सबसे छोटा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से साउथ बंटन नेशनल पार्क है
जो आपका अंडमान निकोबार में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देश में सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर है, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो अगर आपका नेशनल पार्क कहा जाएगा विश्व स्तर पे तो क्रूगर है ना। क्रूगर नेशनल पार्क जो है ये विश्व स्तर पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो साउथ अफ्रीका में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में घटित तो हुई थी। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में करीब 230 घटना घटित हुई है। यहाँ से आए दिन प्रश्न आती रहती है। ठीक है, इसीलिए मैं इसे स्लैब में ले लिया हूँ। आज के बाद इसके कार्यकाल में जो भी घटना हुआ है अच्छे से अगर सुन लेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। सबसे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ना, इनके काल में क्या होता है, इंपोर्टेंट जो है वही रखा हूँ, और बहुत सारे होते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही चलाया गया था 1916 में, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पुणे में प्रथम जो विश्वविद्यालय है ये किसके द्वारा बनवाया गया था भैया, डीके कर्वे के द्वारा। ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही घटना घटती है। देखिए, पूना जो है शिक्षा, खास करके महिला शिक्षा से जुड़ी हुई रही है ना। पहला विश्वविद्यालय भी पुणे में ही बनाया गया डीके कर्वे के द्वारा, और पहला बालिका विद्यालय, देखिए पहला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये अब स्कूल की बात हो रही है, जो गर्ल्स स्कूल की जो है स्थापना ये भी महाराष्ट्र में ही किया गया था, ज्योतिबा फूले और उनके पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले के द्वारा। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये भी मतलब ये ईस्वी सेम नहीं है लेकिन होता है पुणे में, मैं इसीलिए बता दिया। इसके अलावा रॉलेट एक्ट ये भी चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था 1919 में। यही तो मेन कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो फिर इसके एवज में क्या हो गई, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता होता है ये 1916 में होता है, लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस जो 1907 में विभाजन में पड़ गए थे, गरम दल और नरम दल में बंट गए थे सूरत के अंदर, ये फिर से दोनों गले मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की ये संयुक्त बैठक थी 1916 में, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में होता है। अच्छा, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 के अंदर, तो ये भी जो है आपका चेम्सफोर्ड के काल में ही हो गया। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा खेरा सत्याग्रह चलाया जाता 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह चलाया जाता 1918 में। तो ये दोनों अलग अलग है, एक मिल मजदूर के मिल के जो मालिक है ना उनके खिलाफ चलाया गया था, है ना। तो ये भी जो है आपके चेम्सफोर्ड के काल में ही होते हैं तीनों, है ना। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, इनमें भी गांधी जी इंक्लूड रहे थे, तो ये भी जो है आपका चेम्सफोर्ड के काल में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इंडिया में कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, जैसे कि इनसे आंदोलन है जिसमें हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मावलंबियों का सहयोग मिला, तो ये असहयोग आंदोलन है। इसमें सभी जो है समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के चलते ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में जो है हुआ था, इसी के तत्पश्चात इसे बंद करने का फैसला महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था, जिससे कांग्रेसी नेता जो है क्षुब्ध हो गया और अपनी अलग अलग पार्टी का निर्धारण किया। जैसे 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना किया, है ना। इसके अलावा हसरा वगैरह की स्थापना इसी के बाद में होती है, 1928 में हसरा बनी थी, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 1924 में एचआरए बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। तो ये सब बात भी ध्यान रखेंगे। ये सब जो है चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। हाँ भैया, हसरा नहीं कर देना इनके काल में, जो यहाँ लिखा है वही, ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, उससे मिला जुला टर्म बताता हूँ, तो ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही नहीं ले आना, ठीक है। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन सबसे पहले चेम्सफोर्ड के काल में ही आया 1919 में, है ना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में होती है, ये भी जो है आपका चेम्सफोर्ड के काल में ही हुआ था, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई देश में पहली बार जो है सांप्रदायिक चुनाव किसके काल में आया, यहाँ पे द्वैध शासन की बात हो रही है, अब मैंने यहाँ पे बात करा है सांप्रदायिक चुनाव का। सांप्रदायिक चुनाव कहने का मतलब है कि अलग अलग जो समुदाय है वो अलग अलग चुनाव करेंगे इंडिया में। हिंदू समुदाय अलग चुनाव और मुस्लिम समुदाय के लोग अलग चुनाव करेंगे, ये व्यवस्था बना दिया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, मायाधर राउत का संबंध, राउत नहीं जी, यहाँ रावत लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, रावत लिख लीजिएगा, रावत, जो उत्तराखंड में ज्यादातर पाए जाते हैं रावत, है ना। मायाधर हरियाणा में भी पाए जाते हैं रावत, है ना।
मायाधर रावत का संबंध किस नृत्य से है? तो भैया मायाधर रावत का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। किससे है? ओडिसी नृत्य से है। अब ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, आद्या कातितकर, मोहन महापात्रा। देखिए अभी अभी आपसे सुजाता महापात्रा का नाम पूछा गया था। बच्चे ने आज एक प्रॉब्लम साझा किया टेलीग्राम के ऊपर कि जो लुसेंट में दिया गया रहता है वो तो आते ही नहीं एग्जाम में। बात आपका भी कहीं ना कहीं हद तक सही है। क्यों सही है ना? और बात ये भी है कि जो चीज है उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। क्यों मैं बताऊं कि अगर आपको जो चीज पहले से लिखा हुआ है अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ऑप्शन छांट नहीं पाओगे और उस समय 4 में 1 सिलेक्ट करना काफी महंगा पड़ जाएगा। अगर आप बहुत मतलब 2 ऑप्शन के बारे में पूर्णतः जानते हैं और 2 में से 1 में सिलेक्ट करना है तो हो सकता है कि गलती करने की प्रोबेबिलिटी जो है 90% तक घट जाए, है ना? लेकिन 4 में 1 में ज्यादा रहता है तो इसीलिए पढ़ाई कभी खराबी नहीं करती है। तो जो चीज बेसिक दिया गया वो तो पढ़ना ही है। हाँ, नया नया जो चीज आ रहा है उनसे संबंधित और भी रिसर्च करके पढ़ना है, जो मैं करवाने का काम तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, मोहन महापात्रा है ना, ये भी ओडिसी से है। सुजाता महापात्रा, मैंने महापात्रा सरनेम को ही रख लिया है, कहाँ के लिए? ओडिसी के लिए। ठीक है, पंकज चरणदास ये पूछे जा चुके हैं। हरे कृष्णा बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पनिगिरी, ये सब कॉमन है, किताब में मिलेंगे। सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, ये सब कॉमन है। बाद बाकी ऊपर के जो मैंने 4 रखा है ये थोड़ा जो है कम सुना जाना पहचाना नाम है जो ओडिसी से संबंधित है, इसे आपको ध्यान रखना। इंद्रानी रहमान मैंने बताया दिया है, रानी कर्ण, इंद्रानी रहमान, है ना, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है ना, ये भी ओडिसी से संबंधित है। अदिति बंदोपाध्याय, है ना, ये भी आपका ओडिसी से संबंधित है। अरुणा मोहंती, ये भी ओडिसी से संबंधित है। कालीचरण पटनायक, गुरु केलुचरण महापात्रा, है ना, ये सभी के सभी जो है ओडिसी से संबंधित नर्तक और नृत्यांगनाओं में से है ना। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य 8 काउंट किए गए हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, सतरिया, मणिपुरी, ओडिसी, और एक कोई और छूट रहा है बीच में जल्दी जल्दी में, है ना। एक सेकेंड, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सतरिया, ये जो हो जाएगा ओडिसी, और एक और छूट रहा है इसमें, है ना, क्योंकि ये बिना लिखे हुए थोड़ा ये हो जाता है ना। चलिए लिख के बताते हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली, है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, है ना, इसके अलावा कथक, सतरिया, ओडिसी, मणिपुरी, 4 3 7, 4 3 7। एक और छूट रहा है, एक और कौन सा छूट रहा है भाई? मणिपुरी, कथक, एक सेकेंड, मणिपुरी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी 3 बार क्या आएगा? ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जी, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे मोहिनी अट्टम में किसकी पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये ध्यान रखेंगे। जो आपका भरतनाट्यम जो तमिलनाडु के है इसमें भगवान शिव की पूजा होती है। मणिपुरी में भगवान कृष्ण और राधे की पूजा होती है ना। सतरिया नृत्य कहाँ से प्रेरित है? तो भैया भक्ति आंदोलन से प्रेरित है ना। वैष्णव संत जो है शंकर देव इनको जो है संचालन करने का श्रेय लिए थे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ से प्रेरित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। जो आपका भरतनाट्यम है इसे अग्नि नृत्य भी कह देते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। अग्नि लोक नृत्य भी है जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न को मैंने रख लिया हूँ। ऐसे भरतनाट्यम को भी अग्नि नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो भैया ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सौरव गांगुली भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना भी पूछा गया एग्जाम के अंदर 1928 में होती है ना। बीसीसीआई की स्थापना, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ग्रैंट गोवन इनके प्रथम अध्यक्ष थे। ग्रैंट गोवन जो है ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे बीसीसीआई के। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के प्रथम वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली के बाद। तो इन्हीं का पुस्तक है आपका ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, और कुछ क्रिकेटर का किताब जो मैंने देखिए बुक पे में तो मैंने पूरा स्पेसिफिक करके जो आपको दे दिया है, किताब आगे काम आपका हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तो यही जवाब दे पाएंगे। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। द टेस्ट इन माई लाइफ के
लेखक युवराज सिंह है। बिलीव के लेखक सुरेश रैना है। स्टेट फ्रॉम द हर्ट के लेखक कपिल देव है। ये हर्ट कर लीजिएगा, है ना, हर्ट, है ना, दिल वाला हर्ट। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स के लेखक सानिया मिर्जा है, लेखिका सानिया मिर्जा है। वन मोर ओवर के लेखक EM प्रसन्ना है। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक BVS लक्ष्मण है। तो इन सभी का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। सनी डेज हो जाएगा, वन डे वंडर्स हो जाएगा, ये आपका गावस्कर साहब का हो जाएगा, है ना, सुनील गावस्कर साहब का हो जाएगा। इसके अलावा नो स्पिन, अगर विदेशी राइटर में जाएं तो नो स्पिन हो जाएगा। नो स्पिन जो है सेन वार्न का है। इसके अलावा AB जो है AB डिविलियर्स का है, जो साउथ अफ्रीका के थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, हाल में ही किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है? देखिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर, ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इनका नाम बदलकर अब से जो है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है रख दिया गया है, ठीक है। इनके उद्घाटन समारोह में जो केंद्रीय मंत्री पहुंची थी, ये निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जो है भाग लिया था। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कहीं पे कोई चीज उद्घाटन करता है तो उसके जो मिनिस्टर किसके द्वारा किया गया, ये काफी पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नामकरण बदलाव हुआ, इसके बाद जब भगत सिंह हवाई अड्डा नाम हो गया, तो इसके उद्घाटन समारोह में जो पहुंची थी, ये केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है पहुंची थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? हर ईयर के लिए क्वेश्चन करंट अफेयर से बनती है ना। तो चांगी हवाई अड्डा जो आपके सिंगापुर में स्थित है, कहाँ पे है? सिंगापुर में। इसको लगातार 8वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। इंडिया में सबसे बड़ी हवाई अड्डा की बात कर लेंगे तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली में है, ये सबसे बड़ी हवाई अड्डा हो जाएगा, है ना। हवाई योजना से संबंधित जो भारत में परियोजना, मतलब योजना चलाया गया, स्कीम चलाया गया, ये आपका उड़ान योजना है, उड़ान योजना। ये 2016 में इंट्रोड्यूस कराया गया, 2017 में जो है इसके तहत जो है मतलब कार्यवाही की गई। तो 2016 और 2017 दोनों हो सकता है इसके ऑप्शन में, उड़ान योजना, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म होता है ना। इसके अलावा उड़ान योजना भी है एक जी, है ना। ये तो उड़ान है, एक उड़ान योजना है। तो उड़ान योजना 2 राज्य के सरकार चलाते हैं, एक तो राजस्थान के सरकार और एक आपके झारखंड के सरकार, ठीक है। दोनों किसी न किसी रूप में महिलाओं से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान में जो आपका मतलब ये सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं, ये इनसे संबंधित योजना है उड़ान। और झारखंड में जो है उनके कैरियर के लेके है, लेकिन है जो है महिलाओं से ही संबंधित उड़ान योजना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, है ना। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, IVF का फुल फॉर्म, है ना। इस टेस्ट ट्यूब बेबी से एक क्वेश्चन आता है कि इसमें निषेचन कहाँ होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन जो है ये माता के शरीर से बाहर कंटेनर में होता है और बाद में इसकी प्रतिस्थापित किए जाते हैं माता के शरीर में, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, चांदी को बहुत दिनों तक हवा में छोड़ देने पर काले दाग बन जाते हैं, यह काला दाग क्या है? आपने चांदी के बर्तन या फिर कोई भी चीज को आप हवा में बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो उसपे काले काले जो है दाग पड़ जाते हैं। ये काला दाग का जो है रासायनिक नाम सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, Ag2S हो जाएगा, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। Ag एर्जेंटम होता है भैया, है ना। चांदी का लैटिन नाम एर्जेंटम है, इसीलिए Ag इसका सूत्र होता है ना। तो Ag2S बन जाता है काला दाग, इसे एर्जेंटम सल्फाइड कहते हैं। तांबा के सतह पर हरी हरी धब्बा पड़ जाते हैं। अगर आप तांबा के बर्तन या पानी की बोतल यूज करते हो तो बहुत दिनों के बाद उसमें जो हरा हरा काई जैसे जो है आपको दिखने लगता है। ये चीज क्या है? तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3 है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोहे के सतह पर जो जंग लग जाता है, वास्तव में क्या होता है? तो जो जंग लगता है ना, एक तो ये भुरभुरा सा दिखता है, भूरा रंग का। मैंने बताया भाई, जंग लगने पे भार में जो है बढ़ोतरी हो जाती है, भार घटती नहीं है। अपने को ऐसा लगता है कि लोहा खोखला हो गया है ना, तो भार कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जंग लगने पे लोहा का भार जो है बढ़ जाता है, लेकिन नगण्य मात्रा में बढ़ता है। मैंने बताया था कि 5 किलो का है तो 8 किलो नहीं हो जाएगा। हाँ, 5 किलो का है तो 5 किलो
0.00001 ग्राम इतना बढ़ जाए, है ना, ये बहुत हो गई, है ना। तो ऐसे ही भार लगने से थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो ये जंग है ये क्या होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, और ये हवा और जो नमी है इसकी उपस्थिति के कारण जो है जंग लगती है लोहा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या क्या तकनीक अपनाते हैं, तो यसद लेपन करते हैं, इसे ही यस्तीकरण कहते हैं, और इसे ही अंग्रेजी में गैल्वेनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहा पर जस्ता जिंक का जो है परत चढ़ा देते हैं, जिंक का जो है परत चढ़ा देते हैं लोहा के ऊपर, है ना। तो इसे ही बोलते हैं आपका यस्दीकरण, गैल्वेनाइजेशन या फिर यसद लेपन। ठीक है, लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहा के परत पे कलर यानी पेंट भी चढ़ा देते हैं, कलर कर देते हैं, तो भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों होती है, और दोनों जहां भी होती है वो क्या हो जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है ना। तो इस प्रकार के जो है ये अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। कल हमने बताया था कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, भैया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था, जिसमें कोयला कार्बन और O2 की उपस्थिति में जब इसे जलाते थे तो CO2 गैस निष्कासित होता था और हमें हीट की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया था। मैंने रेडॉक्स, अवकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है ये भी बता दिया है। जब दोनों एक साथ चले तो उसे रेडॉक्स कहते हैं, जब दोनों का प्रोडक्ट मिलके नया प्रोडक्ट बनाए तो संयोजन कहते हैं, जब दोनों का प्रोडक्ट बिछड़ के अलग अलग होके कोई चीज मुक्त करे तो उसे जो है विखंडन अभिक्रिया कह देंगे, या फिर मतलब संयोजन का उल्टा क्या कह सकते हैं आप, सो कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा अभी के मतलब प्रश्न है, राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्यों का अवकाश होता है। देखिए, राज्यसभा परमानेंट सदन है, अस्थाई सदन है। राज्यसभा का खुद का विघटन कभी भी नहीं होता है, अस्थाई सदन है, राइट। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, उसकी विघटन यानी उसकी जो है अवकाश ग्रहण या फिर सेवानिवृत्ति कहिए, हर दूसरे वर्ष होती है। तो कितने सदस्य जो है चले जाते हैं, तो 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, उसके जगह पे नया सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 83(1) में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्यों का जो है अवकाश ग्रहण हो जाएगा या फिर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यसभा संसद के उच्च सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, क्योंकि इसका विघटन जो है या फिर इसकी समाप्ति जो है, इसका टर्मिनेशन जो है, ये संभव नहीं है। कुल सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा के अंदर, तो 250 होते हैं, जिसमें से 238 इलेक्शन से यानी इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट डिप्यूट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, संगीत, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो है अच्छा जानकार हो। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, वहीं पे लोकसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा के में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व भी विघटन किया जा सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, विषम परिस्थिति में। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, ग्रीन नेशनल हाईवे, अच्छा यहाँ पे ये प्रश्न छूट गया है क्या, विश्व बैंक, हाँ ठीक है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर हेतु भारत ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना हेतु भारत ने विश्व बैंक के साथ जो है करार किया है। ये क्वेश्चन आप जो है टॉप पे रखिएगा, क्योंकि जब भी करार होती है विश्व बैंक वगैरह के साथ तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ही मिलता है, इधर कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है ये आपका गुलजारी लाल नंदा जी थे। देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकती है, तो बीबी गिरी साहब जो हैं देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति और देश के चौथे राष्ट्रपति भी बने थे, बीबी गिरी साहब। ठीक है, इसके अलावा देश में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पोस्ट पे भी रह
रहे और राष्ट्रपति के भी कार्यभार संभाले, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलकर, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो अनंत संयम साहब थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है ना। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से जो प्रमुख है, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, ये सभी के सभी अरब सागर में नदी जो है गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करेंगे, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, है ना। इसके अलावा जो है मैंने समगोका बनाया है, इसमें से कोई छूट गया, समगोका, इसमें से कोई छूटा क्या, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी छूट गया है। ठीक है, तो गोदावरी भी गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में, ये मैंने कोड बनाया है, आप भी याद रख सकते हैं। समगोका, स से स्वर्णरेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी, ये सभी के सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इनके अलावा गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद। ठीक है, इसके अलावा माही नदी इंडिया में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बता देना। कर्क रेखा से गुजरने वाली जो 8 राज्य हैं, इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये प्रकार के जो है 8 राज्य जहां से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है भैया, तो कच्छ के रण जो गुजरात के अंदर है, यहाँ पे लूनी नदी अपने अस्तित्व को खो देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है हिमालय की नदी से अधिक पुरानी है, जिसके कारण इसकी गति जो है कम हो गई है। इसी कारण प्रायद्वीपीय नदी जो है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है, यहाँ पे आपको ज्यादा बालू वगैरह, कंकर वगैरह इनके नदी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात सब भी ध्यान रखेंगे। और हिमालयी जो नदी है, इसमें क्या उफान ज्यादा होता है, क्योंकि हिमालय न्यू बलित पर्वत का उदाहरण है ना। इसमें जो है काफी आपको जो है गायद वगैरह देखने को मिलता है, पानी में रास्ता वगैरह बदलने के लिए माहिर होते हैं हिमालयी नदी, है ना। इसके विपरीत आपका प्रायद्वीपीय नदी थोड़ा शांत होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी सबसे लंबी, कृष्णा सेकेंड स्थान, और महानदी जो है तृतीय स्थान पे है प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में से। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2022 तक, है ना, कुल भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादन किस राज्य का है। ओवरऑल आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशतता है, तो ये आपका मिजोरम है। मिजोरम में 84.53% पे वन है, मजा आ जाता होगा, है ना। इसके अलावा भैया विश्व बैंक ने पर्यावरण दिवस पे जो इंडिया का रेटिंग दिया है वो देखने लायक है ना। तो अभी भी हमें सुधर जाना चाहिए, पेड़ पौधे के प्रति थोड़ा लगाव जागृत करना चाहिए, अगर जिंदगी जीना है यहाँ पे अच्छे से, तो है ना। अब मैं बताऊं, मैं बिहार से हूँ, वहां पे पानी एकदम शुद्ध मीठा निकलता है जमीन के नीचे से, भौमिक जल, है ना। लेकिन इस समय जो है वहां पे पानी के लाले पड़ गए हैं, जमीन पानी देना बंद कर दिया है। अभी ये हाल है, तो आगामी 20-25 साल में क्या होगा ये सोच के तो फिर समझ ही रहे हैं क्या होता होगा, है ना। तो आज ही से प्रण ले, थोड़ा सा जल बचाएं, पेड़ पौधे के प्रति थोड़ा सा जो है भावना सही रखें, लगाएं, है ना, जो आगे अपने लिए भी काम आएगा, और बाद बाकी जो आने वाले हैं हमारे बाद उनके लिए भी काम आएगा, है ना। देश में सबसे अधिक वन परसेंटेज मिजोरम की है। अगर देश में सबसे अधिक वन की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में है ना। इसके अलावा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पिछला आया था 2021 में आया था, अब 2023 में आने ही वाला होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 2021 में वन से रिपोर्ट से जो पता चला हमें कि 21.71% पे देश में वन है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन अगर वन और वृक्ष दोनों की परसेंटेज मिला दिया जाए तो देश में कुल 24.62% पे वन है। अब ये वृक्ष क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि राम के घर पे 4 वृक्ष, श्याम के घर पे 5 वृक्ष, तो है ना। अगर सबको एक जगह से मिला दिया जाए तो ये भी वन का रूप ले लेगा ना। तो इन सबको भी अगर मिला दिया तो ये सब मिला के, और जो वन है ना, उनको मिला के 2462, और खाली वन 2171। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वन सर्वेक्षण कितने साल के अंतराल पे होती है, 2 साल के अंतराल पे होती है। अभी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, कृषि जनगणना कितने साल पे होती है, 5 साल पे होती है। इंडिया में जनगणना कितने साल पे होती है, 10 साल पे होती है ना। आजादी के बाद प्रथम जनगणना इंडिया में कब हुआ था, 1951 में हुआ था। अंतिम जनगणना का रिपोर्ट कब जारी हुआ था, 2011 में हुआ था, है ना। ये सब बात जरूर ध्यान रखें। आजादी के बाद जो ये जनगणना 2021 में होगी, ये आपका 8वीं जनगणना होगी जी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झूमरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, एक तो है झूमर,
एक है झुमरा, उसी प्रकार से एक तो है घूमर, एक है घुमरा, है ना। इसी प्रकार से एक है आपका हरेली, एक है आपका हरेला, है ना। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है टर्म, इसे जरूर ध्यान रखें। तो जो झुमरा लोक नृत्य है ये आपका असम से संबंधित है जी, झुमरा, है ना। बिहू भी असम का है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप। इसके अलावा बगुरम्बा, बिछिया, इसके अलावा खेल गोपाल भी एक नृत्य है आपका, ये असम के अंदर होता है ना। तबल चुंगली, तबल चुंगली भी एक नृत्य है जो असम के अंदर होती है, तो ये सभी असम के अंदर होती है। इसके अलावा आपका कामाख्या मंदिर परिसर में जो लगती है अंबुबाची मेला, ये भी आपके असम के अंदर होती है। तो ये सभी असम से रिलेशन में आपको याद रखना है ना। इसके अलावा सुआ, सुआ, चंदेनी, राउत नाचा, पंथी, कर्मा, सैला, झूमर, सरहुल, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ स्टेट के जो है नृत्य है, जिसमें लास्ट के जो है 2 आपको स्टार लगा देना है। ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ तटवर्ती झारखंड में भी होती है सरहुल और झूमर, ठीक है। और ये था जी झुमरा, झुमरा असम में, झूमर छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर, है ना। इसके अलावा कर्मा, झूमर, सरहुल, पैका, अग्नि, ये सब झारखंड में होती है, नृत्य है। देखिए मैंने बताया था अभी कि मैं आपको अग्नि के बारे में थोड़ा अलग से बताऊंगा। ये अग्नि नृत्य जो है ये राजस्थान के अंदर भी होती है। अग्नि एक नृत्य का नाम झारखंड के अंदर भी छोटे से इलाके में होती है, और शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम को भी अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है और प्रश्न कैसा पूछा, लेकिन जानकारी आपको रखनी है। इसके अलावा सामा चकेवा, जट जटिन, झिझिया, ये तीनों के तीनों बिहार के से जो है संबंधित हैं। छठ पर्व बिहार के फेमस पर्व है ना। घूमर, गीदर, पनिहारी, गनगौर, ये सब चैर, ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब राजस्थान के हैं, ठीक है। अभी मैंने एक घुमरा बताया था, तो घूमर के बाद अगर घुमरा चले जाएंगे, घुमरा लोक नृत्य, तो ये ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा का एक गोटी पुआ है, इसे ध्यान रखें, और राजस्थान का एक कलवेलिया है, इसे ध्यान रखें। ये दोनों ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है। देखिए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता सर्जियो परेज है। ये क्वेश्चन इसलिए आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मैक्स वर्स्टापेन जो है, मैक वर्स्टापेन जो है, इनके अच्छे दिन चल रहे हैं, जहां भी जाते हैं जीत जाते हैं। इनसे दूर सर्जियो पेरेज जो है आपका सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता है, तो ये थोड़ा हटके हैं, इसीलिए पूछा जाएगा। अब देखिए हाल फिलहाल के ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज मैक्सिको में हुआ था, है ना। इसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स नीदरलैंड में मैक्स वर्स्टापेन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन। यानी जहां भी मैं देखूं ये मैक्स वर्स्टापेन ही झर्री लगाए भाई। एमिलिया, सऊदी अरब, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, बेल्जियम, ये सभी के सभी जो है मैक्स वर्स्टापेन ही है। ऊपर से मैं अगर इतने लाइन तक देखूं, जहां तक 12 हो जाते हैं, जिसमें एक सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को छोड़ दे, तो सबके विजेता मैक्स वर्स्टापेन ही है। ये पैसे कहाँ रखेंगे जरा पता करके मुझे बताइएगा, है ना। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ कब हुई थी, ये सीट मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा, टाइम पास नहीं करना चाहता, है ना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को करा गया था स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली आई है ये 2020 में आई है। मध्याह्न मिड डे मील जो होती है, इसकी शुरुआत 1955 में हुआ था, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में हुआ था, युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लाई गई थी। तो आज मैंने योजना से ज्यादा बल दिया है, 2 क्वेश्चन रख के करीब 20 योजना का इस भी आपको समझाया हो। आशा करता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको तो जरूर योजना से देखने को मिल जाए इस 20-25 में से, है ना। और जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, सिर्फ यही फोकस होता है कि एग्जाम के अंदर आपको जो है काम आए किसी न किसी रूप में, बस यही एक मोटो है। नहीं तो अगर आपने कभी ऐसा मुझे नोट नहीं किया होगा, किसी एक किताब से लिया है क्वेश्चन और मुझे पढ़ा दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बहुत ही देखता हूं कि कैसा क्वेश्चन आया है, कौन सी आने की संभावना है, ये सब देख के ही मैं आपके लिए क्वेश्चन को जो है वीडियो के अंदर रखता हूं, है ना। ये आपको भी फील होता होगा। तो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।